नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रंगदारी मांगे जाने से दहशत में व्यवसायी परिवार। एक्शन में आई पुलिस तो पकड़े गए 5 बदमाश। चिट्ठी में गोली डालकर मांगी थी रंगदारी। आभूषण दुकान लूटकांड में शामिल अपराधियों पर घोषित हुआ इनाम। पहचान बताने वालों का नाम रखा जाएगा गुप्त। और हथौड़ी इलाके में एक लड़की, मारीपुर में एक महिला और बरुराज में एक युवक का शव मिलने से जिले भर में फैली रही सनसनी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक चिमनी के पास एक लड़की का शव मिलने से हथौड़ी थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना असमानपुर की है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतका की पहचान गांव के ही किसान गणेश राय की 18 वर्षीय पुत्री कविता कुमारी के रूप में की गई है। गुरुवार को कविता अपने पिता के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रही थी। शाम 5 बजे वे घर के लिए वहां से निकल गई, लेकिन वे घर नहीं पहुंची। परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने शव मिलने की जानकारी परिजनों को दी। बेटी की लाश मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतका की गले पर निशान पाई गई है। परिजन हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। मामला तो ये जब इसको 5 बजे भेज दिए वन में से घर खाना बनाने के लिए जी। तब हम लोग आए 9 बजे रात में जी। तब जैसे खोजी हुआ तो मिला नहीं। घर आते कोई 11 बजे तक खोजे हैं जी। नहीं मिला। सवेरे फिर 4 बजे से खोजी किया सबसे गाँव जी। इधर से कोई जा रहा है जैसे गेहूँ काटने वाला 5 बजे नोट में वही हल्ला किया है गणेश बाबा के जैसे बेटी के मार के देंगे। अच्छा, कारण हम लोग दौड़ते आए देखने। इससे पहले आप लोग खोजी तलाश कर रहे थे? हाँ जी। खाना बनाने के लिए भेजे थे? हाँ। कहाँ चौर में थे? चौर में वहाँ पर चौर में खाना बनाने के लिए घर पे भेजे थे? जिला प्रशासन से सही जांच होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए सर। न्याय की मांग कर रहे हैं? जी, न्याय मांग रहे हैं जी। न्याय होना चाहिए, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए जी। बड़ा घटना है ना, कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं जी। इसलिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका मतलब सही न्याय होना चाहिए, सही जांच कीजिए और जो दोषी है उस पर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए। किसी तरह कोई कार्रवाई होना चाहिए। किसी तरह का कोई संदेह वगैरह लग रहा है आप लोग को? नहीं, हम लोग को तो नहीं लग रहा है। उन्हें यही तो बोल रहे हैं कि मतलब क्या अथी मामला है नहीं है। हाँ। हम लोग तो आए हैं तो सुबह में देखे हैं जी कि इस टाइप का 10 मामला दिन पहले पंचायत तो बोल रहे मतलब हैं इलाका के लिए बहुत बड़ी घटना है ना। पहली बार इस तरह की घटना इस क्षेत्र के लिए हुई है? नहीं, इससे पहले भी हो चुका है जी। हाँ, लेकिन हाल फिलहाल में हाल फिलहाल में इधर मतलब ये 6 महीना साल भर में ये पहली घटना है। पहली घटना है। जिला प्रशासन से आप लोग न्याय की मांग कर रहे हैं? हाँ, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जो मतलब इसमें दोषी है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको जांच होना चाहिए, फांसी की पकड़ाना सजा चाहिए। होनी चाहिए फांसी की इस सजा? टाइप के लोग को। 1 बजे के बाद लड़की गायब है। जी उस समय से हम लोग खोजबीन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है। जी 5 बजे भोर में कोई महिला सोच के लिए आई है जी। वही बताई है कि वहाँ लाश पड़ा हुआ है। तो किसी पे आप लोग आशंका लगा रहे परिजन का? तो नहीं, वैसा पूछे हम परिजन से तो किसी पर शंका नहीं है। जी। हम कहें कि अज्ञात FIR दर्ज कीजिए, बाद में पता होगा तो अपना नाम दर्ज कराइएगा। जी। यही बात तो कहें। तो अब लोगों से क्या करेंगे आप? ऐसी दुख की स्थिति में क्या कहेंगे आप? हम दुख की स्थिति में क्या करेंगे इस लोगों को? मतलब अब तो पुलिस के हवाले है, प्रशासन के हवाले है, तो उसको पोस्टमार्टम होगा करेगा। जी। इसके बाद उसको दाह संस्कार किया जाएगा। अब लोग
मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चोरों ने आतंक फैला दिया है। गुरुवार की रात एक साथ 2 घरों को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 10 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला पड़ाव पोखर लेन नंबर 1 की है। चोरी की पहली घटना प्रॉपर्टी डीलर दिवंगत आशुतोष शाही के रिश्तेदार शिक्षक रोहित कुमार के घर की है, जहां चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर गोदरेज में रखे 35,000 कैश समेत 7 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त रोहित सब परिवार अपने पैतृक गांव औराई गए हुए थे। पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें चोरी की जानकारी दी। घर पहुंचने पर वहां का नजारा देख हैरान रह गए। वहीं चोरी की दूसरी घटना उसी मोहल्ले के विपिन प्रताप सिंह के यहाँ की है, जहां चोरों ने उनके ऑफिस का ताला तोड़कर 1,55,000 कैश समेत 3 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से चोरों की पहचान की जा रही है। हमको चोरी की जानकारी हुई, सुबह काम करने वाली जो आती है घर में, वो फ़ोन करके बताई कि गेट खुला हुआ है, ताला कटा हुआ है, सब घर में सामान बिखरा हुआ है। हम कल गांव गए हुए थे, कल दिन में 12-1 बजे यहाँ से गांव के लिए निकले, वहाँ कुछ काम था, तो वही सुबह जब जानकारी हुई तब यहाँ आए हैं। आए तो क्या देखे? आए तो देखे कि गेट का ताला कटा हुआ है, वो गोदरेज का अलमीरा गिरा हुआ था, सब उसमें का सामान सब गायब है, कुछ नहीं है घर में, सब अस्त व्यस्त है सब। क्या क्या क्षति? क्षति आभूषण वगैरह ले गया है, कुछ कैश था वो ले गया है, सब ले गया है। ये आवेदन है। कितना कैश था? लगभग 35 हज़ार के आसपास। ज्वेलरी कितने का? ज्वेलरी लगभग 80 ग्राम मानिए सोना। टोटल नुकसान कितने का? 6 से 7 लाख रुपये। घर में उसका कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था घर में। और भी अगल बगल में? हाँ, सुनने में आ रहा है कि एक आगे हैं विपिन जी, उनके घर में भी हुई है चोरी। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई थी। जानकारी सुबह में कैसे क्या मिली आपको? जानकारी मुझे रात को ही मिली थी। रात को घटना होने के बाद हमारा बेटा उठाया मुझे। उठाने के क्रम में जब हम वहाँ गए तो बोला जी पापा ऐसे ऐसे बात है। तो हम देखने के बाद पता चला जो घर में मम्मी का सरकारी टैब था, हमारी भगनी का टैब था, और अलमारी में 2 ईयरिंग था, एक पायल था, वो वहाँ से ले लिया। और फिर हमारे पुराने मकान में जहाँ हमारा ऑफिस है उसमें आया। उसमें आने के बाद ताला तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो है हमारे गला में 1,55,000 कैश था, वो लिया। चेकबुक था, साइन मारा हुआ था, मोहर मारा हुआ था कंपनी का, वो ले गया। फिर बगल वाले रूम में दादी का मोबाइल था, वो ले लिया। और उसका बैग जो होता है अपना देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो बच्चा देखा था चोरी करते हुए? हाँ, बच्चा देखा था। क्या बोला वो बच्चा को? बच्चा को बोला चुपचाप सो जाओ नहीं तो मार देंगे। फिर भी अपना आँख मुसारी लगी हुई थी, आँख के खोल के देख रहा था, तो सारी घटना देखा है। लगभग कितने का नुकसान है? लमसम 3 लाख के अकाउंट का। 3 लाख का नुकसान। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल की एक महिला कर्मी को उसी हॉस्पिटल के एक कर्मी ने हवस का शिकार बना लिया। घटना जजुआर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। लड़की एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। 1 अप्रैल को सलाइन चढ़ाने का बहाना बनाकर अस्पताल के एक कर्मी ने उसे ऊपरी मंजिल पर बुलाया और इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। लड़की ने जब विरोध किया तो स्वास्थ्य कर्मी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। होश में आने के बाद लड़की ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। मामले का समझौता को लेकर एक पंचायत हुई। उस दौरान लड़की पर ही बेबुनियाद आरोप लगाकर गांव से बाहर निकालने की धमकी दी गई। पंचायत से न्याय नहीं मिलने पर कानून का सहारा लेने के बजाय शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़िता ने गलत कदम उठा लिया। एक पेशेंट था, ऑपरेशन वाले पेशेंट था, उसको 2 चीज पानी चल रहा था, एक मेट्रोन टेनिवा। उसके बाद जाकर के 1:30 बजे करीब लड़का हमको फ़ोन किया, बोला कि ऊपर एक पेशेंट को पानी चल रहा, जल्दी जाओ नहीं तो ब्लड आ जाएगा। हम गए, लेकिन वो लड़का हमसे पहले पहुंचा हुआ था वहाँ। उसके बाद जाकर के बोला कि तो हमको बहुत पसंद। हम बोला हम तुमको पसंद नहीं करते, हम यहाँ काम सीखने आए हैं। लेकिन वो लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहा, और उसके बाद एक ज़बरदस्ती किया मेरे साथ जो नहीं करना चाहिए। और लड़का उसके बाद बेहोशी का दवा भी दे दिया। बस इतना ज़्यादा तो 1 घंटा तक हम बेहोश रहे। उसके बाद जाकर 1.5 घंटा के बाद जाकर हम नीचे आए हैं। और लड़का ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। उसके बाद जाकर गाँव का 5 लोग बोला है कि नहीं लड़की गलत है, क्यों नहीं बोली। किस हॉस्पिटल में सीखने जाते थे? जच्चा बच्चा केयर पहसौल।
पहसौल में जच्चा बच्चा केयर में। जी, और उसके बाद जाकर के पहले मैम भी बोलती थी कि हम तुम लोग का साथ देंगे, लेकिन अब बोलती है कि नहीं साथ देंगे, सो तुम लोग गलत हो, लड़की का पहले का हिस्ट्री जान लो, ऐसे करके दूसरा आदमी लोग को बोल दिया। मैम भी साथ नहीं दे रही है। मैम पहले बोलती थी कि हम साथ देंगे, लेकिन अब कुछ साथ नहीं दे रही है। गांव में के लोग क्या बताए? गांव के लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग का कलेक्टर खराब है, तुम लोग नहीं रह सकती यहाँ। उसके बाद जाकर और स्वाद बोलता है कि गांव से निकाल दो, ये लोग गलत है। सब हम लोग को जो इधर चाहता है उधर से बोलता है। लड़का लोग बोलता है कि ये मामला खत्म होने दो, उसके बाद जाके हम लोग भी ये लोग के साथ खेलेंगे, और उसके बाद जाकर के फिर तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इन लोग का साथ तो कोई नहीं दे रहा है। और हम लोग का साथ हकीकत में गांव का कोई अपना न पराया कोई भी नहीं साथ दे रहा है। फोन भी मेरा छीन लिया। कौन छीना? लाल बाबू जो गांव का एक पंच है, लेकिन उसको कोई पंच नहीं मानता है, और वही मेरा फोन जबरदस्ती छीन लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। हम लोग बोले कि मेरा इंसाफ करिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग के जरिए क्या बोला, पूरा मोबाइल पे सब कुछ डिलीट कर देंगे, तुम लोग जो कुछ कर लो, कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद एक मुबारक है, वो बोल रहा है तुम्हारी कोई बेटी का शादी नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी के काम के दौरान निर्माण एजेंसियों की लापरवाही से मुजफ्फरपुर की कई जगहों पर जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण कहीं नल से गंदा पानी निकल रहा है तो कहीं पानी ही नहीं आ रहा। इससे शहर के 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे अधिक समस्या स्टेशन रोड, माल गोदाम चौक, गुजराती मोहल्ला, ब्रह्मपुरा इलाके के थाना चौक, बीबीगंज रोड, रंग गली, संजय सिनेमा और आसपास में है। लीकेज या क्षतिग्रस्त पॉइंट पर लॉक नहीं लगाने से नाले का गंदा पानी पाइप में प्रवेश कर रहा है। नाला निर्माण को लेकर सड़क काटने के दौरान असावधानी से बार बार जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। नगर निगम की जल कार्य शाखा के स्तर से कई बार स्मार्ट सिटी से लेकर निर्माण एजेंसियों को भी टोका गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि निगम की टीम 1-2 इलाके में गड़बड़ी ठीक करती है। नहीं मिल पा रहा है। करीब 5000 परिवार। किस मोहल्ले में नहीं जा रहा है यहाँ से जो पानी सप्लाई? गुजराती मोहल्ला, कदबला, जोगिया मार्ट, कंपनी बाग हो गए ना जी। ठीक, सभी जगहों पे इसी पाइपलाइन से जी, इसी पाइप से टूटे हुए कितने घंटे? 18 घंटा हो गया। कोई बनाने नहीं कोई नहीं आया। नगर निगम से जो भेजा गया सुधार के लिए, वो क्या बता रहे? भैया जी कोई आया ही नहीं, वो तो पता ही नहीं है। गिट्टी बहुत है, अब वो नगर निगम का आदमी आएगा तभी ये गिट्टी हटेगा, तभी हो पाएगा। बोले हैं ये 18 घंटा पहले जो है रात में स्मार्ट सिटी वाले के नाला खुदाई का पाइपलाइन डाल रहा था, जिसकी वजह से नगर निगम का जो पानी का पाइपलाइन है वो फ्रैक्चर कर गया। उसके बाद हमको पता चला कि पानी का पाइपलाइन फट गया, जिसकी वजह से लोगों को पानी से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सुबह उठा 6 बजे भोर में, मैं वेरीफाई किया, आकर जांच किया, तो पता चला कि माल गोदाम चौक पे टूटी हुई है। मैंने इसको वीडियो करके स्मार्ट सिटी के जो कार्यरत हैं प्रेम जी हैं, उनको मैंने वीडियो भेजा। फिर नगर निगम के इंस्पेक्टर हैं पानी के गरीबनाथ जी, मैंने उनको सूचित किया। वो बोल रहे कि वो हमारा काम नहीं है, स्मार्ट सिटी वाले का काम है। स्मार्ट सिटी वाले को फ़ोन किए तो बोले प्लम्बर भेज रहे हैं। अभी तक 12:30 बजने वाला है भैया। आज शुक्र का दिन है, मुस्लिम समुदाय के लोग जुमा का नमाज़ 1 बजे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन पानी ना मिलने से सैकड़ों बच्चे लोग अभी तक नहाया भी नहीं है, कोई धुलाया नहीं है, न किसी के घर में खाना बना है, न किसी का पानी पीने को मिला है। मैं आपके माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को, नगर निगम में महापौर को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस कार्य को पूरा कराने में कृपया मेरी मदद करें, जिसके लिए मैं सदा भारी रहूँगा। क्या है इसको बनाने में? अरे दिक्कत क्या है? बनाने के लिए आए हो? हम नहीं बनाएगा भाई, हम बनाएंगे, हमको ऑर्डर मिला तो बनाओ ना, इसको बनाओ, आओ चलो। हम नहीं सब में पढ़ेंगे, अरे बनाना है ना। अरे भैया आप मीडिया पूछ रहा है, तुम्हारा क्या है? पानी का ही बताओ ना इनको। हम पूछ रहे हैं, हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं। अरे बनाने आए हो ना आप? बनाना है, हम बनाएंगे तो बनाइए ना। बस हम बनाएंगे। कब बनाइएगा? कितने बजे बनाएंगे? तो अभी तो 2 घंटे तक खड़े हुए हैं आप यहाँ पे आके। आप लोग रुके हैं, आप लोग रुके हैं तब बनाइए। हम लोग रुके हैं, आप लोग रुके हैं। बना देंगे, 2 आदमी बनने वाला है, नहीं बनेगा तो बताओ। 2 आदमी में नहीं बनेगा, कम से कम इसमें टाइम लगेगा। बहुत बालू, इतने डार भर नीचे पाइप है, उसको खोलने में समय लगेगा। पानी नाले का भी पानी है, ये बालू आप निकालेंगे, गिट्टी आप निकालेंगे, स्मार्ट सिटी वाला निकालेगा? हम लोग नगर निगम के स्टाफ है तो काम।
उत्तर बिहार के कई जिलों में अप्रैल माह में ही आसमान से आग बरसने लगी है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने मुजफ्फरपुर जिले के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी का हाल कुछ ऐसा है कि हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि शरीर को हाइड्रेटेड रखें और लगातार पानी का उपयोग करें। नारियल पानी, जूस, लस्सी और छाछ जैसे पेय पदार्थ का लगातार उपयोग करते रहें। खाने में ठंडा फल खाएं, जैसे मौसमी फल। नमक और पानी का इस्तेमाल जरूर करें। ज्यादा गर्मी लगे तो दिन में 2 बार स्नान करें, लेकिन सीधे धूप से आकर तुरंत ना नहाए। किसी भी प्रकार के तनाव को लेने से बचें। प्रतिदिन योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जो है, हम लोग हीट वेव और एईएस दोनों के लिए तत्पर हैं। और हीट वेव में है कि बच्चों को हम लोग कह रहे हैं कि बाहर धूप में नहीं निकलने दें और खाली पेट तो एकदम नहीं निकलने दें। खाना पीना खिलाकर प्रॉपरली हाइड्रेटेड हों, पानी वानी वगैरह पूरा पीते रहें। और चक्कर आवे या कुछ इस तरह की हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। उनको जो है ठंडी जगह पर अगर ज़्यादा दिक्कत लगने लगे तो तुरंत ठंडी जगह पर लेटा दें। एक सूती कपड़ा पहने, कपड़ा को ढीला रखें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ। ORS का पैकेट आंगनबाड़ी केंद्रों पर और ANM आशा के द्वारा भी बांटी जा रही है। उसका जो है वो लोग रखें अपने पास में और उसका ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करें। होती है कि बच्चे का जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बॉडी का मेकानिज्म छोटे बच्चों में खासकर थोड़ा डेवलप पूरा नहीं होता है, इसलिए बच्चे जो है गर्मी के चपेड़े में ज़्यादा आ जाते हैं। धूप उनका शरीर झेल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे में जो है प्रॉब्लम तुरंत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बच्चे पर और सीनियर सिटीजन पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जो बाकी तो ध्यान तो सभी को देना है, लेकिन उन लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। समय संध्या चौपाल भी DM साहब और DD सर के अध्यक्षता में की जाती है। उसमें हम लोग भी सम्मिलित होते हैं और सारी चीज़ की जानकारी भी हम लोग देते हैं। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ शुरू हो गया। शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, अखाड़ा घाट पर व्रतियों ने स्नान कर पूजा अर्चना की और सुहागन व्रतियों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। स्नान ध्यान के बाद अरवा चावल, दाल और कद्दू की सब्जी ग्रहण की। प्रसाद के लिए गेहूं धोकर धूप में सूखने के लिए रखा। व्रतियों ने बताया कि चैती छठ का चलन कार्तिक माह की तरह ही होने लगा है। पहले सीमित व्रती ही चैती छठ करते थे। शनिवार की शाम खरना पूजा किया जाएगा। इसमें साठी चावल, गुड़ और दूध मिश्रित खीर, गेहूं की रोटी और केला का भोग लगाकर पूजा की जाएगी। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। रविवार को संध्या अर्घ और सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आज छठ पूजा का नहा खा है। आज दाल भात, कद्दू का सब्जी, आलू गोभी का सब्जी, कद्दू का चक्का, दही बना है। 36 घंटा का पर्व है। महापर्व इसे कहा जाता है। ये बहुत मान्यता है इस पर्व का। अपने लोग बच्चे पति सबके लिए करते हैं। क्या क्या किए आज नहा खा कर? आज नहा खा पे क्या क्या किए हैं, वही छठ पर तैयारी किए हैं। सब चीज अच्छा से करके कि किसी चीज को कोई छुए ना, बच्चा उच्चा बहुत नियम से अच्छा से बनाए गए हैं इस चीज खाना को। और मुजफ्फरपुर में 5 अपराधियों ने एक व्यवसायी से अपनी भाषा में 5 लाख की रंगदारी मांगी है। कहा कि नहीं दोगे तो तुम्हारा हाल भी आशुतोष शाही के जैसा कर देंगे। इतना ही नहीं, धमकी भरे चिट्ठी में अपराधियों ने एक गोली लपेटकर व्यवसायी के घर पर फेंका है। चिट्ठी में पैसा नहीं देने पर गोली से भून देने की धमकी दी गई है। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के जागरण चौक स्थित नुनफर की है। वहां के शत्रुघ्न महतो से अपराधियों ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर अगर 5 लाख रुपए नहीं दिया तो तुम्हारा हाल भी प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के जैसा ही होगा। इतना सुनते ही शत्रुघ्न महतो का पूरा परिवार दहशत में आ गया। उन्होंने तुरंत ब्रह्मपुरा थाने में केस दर्ज करवाया। एसएसपी ने कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम बनाई और मोबाइल CDR के आधार पर गायघाट और मारीपुर से 5 अपराधी को दबोच लिया। इन्हीं सभी ने मिलकर व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी। पकड़े गए अपराधियों की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के बेला गोपी गांव के राजा कुमार, दूसरे का भी राजा कुमार, मोनू कुमार और गोलू कुमार के रूप में हुई है। वहीं
पांचवें अपराधी की पहचान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर निवासी अर्पण सहनी के रूप में हुई। पुलिस ने इन सभी के पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल और एक गोली बरामद किया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सभी अपराधी एक गिरोह बनाकर रंगदारी का खेल शुरू किया था, जिस पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कल 11/4/2024 को ब्रह्मपुरा थाने में दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से रंगदारी की मांग की गई है और ये रंगदारी के कॉल एक बार 28 मार्च को आए थे, फिर 10 अप्रैल को यानी कि परसों एक कॉल आया था। उसके बाद में कल सुबह में उसके घर के बाहर एक चिट्ठी उसको मिली थी जिसमें रंगदारी मांगने की बात थी और रंगदारी अगर नहीं देने पे उसको जान से मार देने की बात थी और उसके साथ में कारतूस भी उन्होंने कुछ अज्ञात अपराधियों ने डाला था। तो कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें SDPO 2 टाउन जिसका नेतृत्व कर रहे थे और इसमें DIO प्रभारी और SHO ब्रह्मपुरा और इनके साथ में जो बाकी 2IC पप्पू कुमार, इनके अलावा बाकी लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे और मानवीय और तकनीकी मदद से केस के उद्भेदन के लिए काम कर रहे थे। तो उसी क्रम में 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने 5 व्यक्तियों को पकड़ा है और जिस व्यक्ति ने रंगदारी मांगी थी उसकी गिरफ्तारी की गई है। जिस फ़ोन से रंगदारी मांगी गई थी, रंगदारी का कॉल आया था, उस फ़ोन को भी हम लोगों ने रिकवर किया है और जिस फ़ोन में इस पूरे वो जो चिट्ठी को टाइप किया गया था उसको भी हम लोगों ने उसमें रिकवर किया है। और कितने की रंगदारी लिखा गया था इन लोगों के? चिट्ठी में 5 लाख का रंगदारी मांगा गया था और इसमें चिट्ठी में लिखा गया था कि भाई गाली गलौज की गई थी और धमकी दी गई थी कि जैसे आशुतोष शाही का हुआ है उस तरह से करेंगे। बस इनको धमकाने के लिए बड़ा चढ़ा करके लिखा गया था ताकि डर की वजह से रंगदारी का पैसा। जिनसे मान लो ये कोई डॉक्टर है या कोई बिजनेसमैन? वो सामान्य व्यवसायी हैं, लेकिन जो अभी तक के हम लोग के अनुसंधान में या फिर इंक्वायरी में जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि ये व्यक्ति पैरेलली एक लॉटरी सिस्टम चलाता है और इसके कई लोग हैं जो लॉटरी सिस्टम में बच्चे काम करते हैं और इनमें से जिन लोगों ने रंगदारी मांगी है इनमें से एक व्यक्ति का भी ये कुछ पैसा वैसा लिया हुआ था और उसी बात को लेकर के कि इसको लगता था कि लॉटरी चलाता है तो इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा, इसी बात को लेकर के इन्होंने इससे रंगदारी मांगी थी। इन लोगों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास? इन लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। गैंग वगैरह से जुड़े हुए हैं या नहीं? गैंग से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह से लोग घटना किए हैं तो लग रहा है कि काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी। जैसे जो कंप्लेनेंट हैं, जो आवेदक हैं जिन्होंने FIR किया, इन्हीं की कुछ दिन पहले बाइक जो घर के बगल में खड़ी हुई थी या फिर जा रहे थे तो उस टाइम पे कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर के बाइक का चाबी भी छीन लिए थे डराने के पर्पज़ से कि फ्यूचर में रंगदारी मांगेंगे तो एक डर रहेगा कि हम पहले तुम्हारी चाबी भी छीने थे और अब तुम्हें बाकी बड़ी घटना भी कर सकते हैं। सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लोगों में से 4 लोग गायघाट के रहने वाले हैं, एक अय्यापुर का रहने वाला है, एक मुजफ्फरपुर के एक पोखर में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज रेलवे ट्रैक स्थित तिनकोनिया पोखर के पास की है। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना स्थल पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने शव को पोखर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। रेलवे लाइन के पास पोखर होने की वजह से GRP पुलिस भी मौके पर पहुंचकर कागजी प्रक्रिया में सहयोग की। पोखर के आसपास के लोगों में कई तरह की चर्चा है। अब पूरा मामला पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। DSP टाउन 2 विनीता सिन्हा ने कहा है कि शव की पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने डूबने से मौत होने की संभावना जताई है। हम लोग लड़का सब बोल रहा था तो वो घर पर से आए तो देखे क्या देखे वो लाश पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा? पानी में था। महिला का वो महिला है। कितना उम्र होगा लगभग? 50-60 हो गए। 50-60 से कम। पुलिस आई है? पुलिस आई उठा के ले गई अभी उठा के। जी, आज दोपहर को सूचना प्राप्त हुई है कि माड़ीपुल पुल के पास एक रेलवे पोखर है, उसमें एक वृद्ध महिला की लाश पाई गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उनकी अभी उनका एक्चुअल पहचान अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, बट हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। डूबने से मृत्यु होना अभी के लिए प्रतीत हो रहा है, बट इस पर आगे अनुसंधान जारी है। मुजफ्फरपुर बरुराज थाना क्षेत्र के अहरौलिया गांव स्थित
लिद्धि पोखर में बहन के घर आए एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते परिजन मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बरुराज पुलिस शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान पानापुर ओपी थाना के पानापुर बाजार निवासी सिंहेश्वर भगत के 35 वर्षीय पुत्र भोला भगत के रूप में हुई है। मृतक अपने बहनोई बरुराज थाना क्षेत्र के हठिलवा गांव के बिंदेश्वर भगत के घर आया था। परिजनों ने बताया कि रविवार को वह यहां आया और सोमवार की सुबह घर से निकल गया। रात तक नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार की सुबह अरौलिया गांव के लोगों ने बताया कि पोखर में एक शव है। वहां पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान की। बाहर से आयल घूमे आयल बाथरूम उटरूम लेटरिन करे गेल, गोर चल गेल, गिर गेल पोखरिया में डूब गेल। खोजते हम सब कभी घरे आई खोजते रह गेली, न मिलल। आप उनके कौन है? उनकर बहन हती। आया इधर बहन के साथ जी, कैसे न कैसे घूर के केने जाकर के पोखरी में मिला है डूबा हुआ। तो लोग खबर दिया तो हमें। कितने दिन से गायब थे? वो तो हमारे से गए। तो आप लोग खोजबीन किए? वो यहाँ वाला लोग खोजबीन किया है। अच्छा, हमको खबर दिया तो हम कहें जो हाँ खोजबीन करिए। हाँ, तो आज सवेरे खबर दिया है जो ना खोजाई हो रहा है, लेकिन 1 घंटा के बाद खबर दिया है जो पोखरी में बड़ू मिला है। क्या करते थे ये? वहाँ अपना कुछ बिजनेस करता था। कहाँ पे? चाय बेचता था डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। यहाँ कहाँ आए हुए थे? यहाँ बहन करने आए थे। कितना दिन पहले? कहाँ बेसी दिन हुआ है, वो तो एतवार को देवबार का आया है। एतवार के यहाँ आया था। अच्छा। मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर स्थित कलकत्ता ज्वेलर्स में पिछले दिनों ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने हथियार के बल पर 51 लाख के आभूषण लूट ली थी। लुटेरों की पहचान या उनकी सूचना देने वाले को पुलिस 25,000 रुपए इनाम देगी। इसके लिए मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से गुरुवार को इनाम घोषित किया गया। इसे लेकर सीसीटीवी फुटेज में कैद एक लुटेरे की फोटो भी जारी की गई है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 3 लुटेरों ने मिलकर इस लूट कांड को अंजाम दिया था। इसमें शामिल एक लुटेरा हेलमेट पहनकर अंदर घुसा था। उसने अपना हेलमेट उतारकर काउंटर पर रख दिया था। उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ कैद हो गया है। पुलिस का दावा है कि उसका चेहरा आम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे लुटेरे ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। इधर लुटेरे की तलाश में पुलिस DIU और टेक्निकल टीम की भी मदद ले रही है। इसमें कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। इस आधार पर पुलिस की अलग अलग टीम मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय सहित अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। तो जो सदर थाना क्षेत्र में RDS कॉलोनी में कोलकाता ज्वेलर्स के यहाँ से एक जैसे उन्होंने बताया कि 50 लाख की घटना लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाई हुई है और वो लगातार पूरे राज्य में और बाकी राज्यों में भी लगातार छापेमारी कर रही है। और इसमें हम लोगों ने जो फ़ोटो हम लोगों के पास आए हैं उस फोटो को हम लोगों ने सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी ये चीज़ आमजन में पहुंचा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जो घटना कारित किया है उसका नाम सूचना देगा या फिर उसकी पहचान करेगा तो उसको हम लोग उसकी आइडेंटिटी को छुपाते हुए और उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या वो मतलब बाहर का रहने वाला दूसरे जिला का है? ये चीज़ जब केस डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कितने सारे अपराधी थे उसमें अब तक की जांच में आया है? 3 अपराधी हम लोगों के सामने आए हैं। जो अंदर 3 अपराधी घुसे हैं तो अभी तक के लिए हम लोग 3 अपराधी मान के चल रहे हैं। जैसे एक बार केस का उद्भेदन होगा तो उसके में ज़्यादा अच्छे से हम लोग आपको लोकल इन्वॉल्वमेंट भी आया है किसी का? हो भी सकता है लोकल इन्वॉल्वमेंट जिस तरह का हमें लग रहा है अभी तक का, बट जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह मुजफ्फरपुर के DM सुब्रत कुमार सेन और SSP राकेश कुमार ने कहा है कि यकीनन जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। DM ने बताया कि चुनावी अधिसूचना के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव में 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। सभी बूथों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। अब तक कुढ़नी, ब्रह्मपुरा और गढ़ा थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है। SSP राकेश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती होगी
अब तक 11,000 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 300 लोगों पर CCA एक्ट लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी है, जिनका प्रयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए किया जाएगा। आज ईवीएम का हम लोगों ने फर्स्ट रेंडमाइजेशन किया है। जो ईवीएम हमारे वेयर हाउस में रखा था, आज रेंडमाइजेशन के माध्यम से उनको विधानसभा वास हम लोगों ने अलॉट कर दिया है और आगे उनकी कमीशनिंग की प्रक्रिया होगी। जब समय निर्धारित होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चुनाव से संबंधित अन्य जो तैयारियां हैं वो भी हम लोगों की समय के हिसाब से चल रही हैं। बहुत जल्दी नॉमिनेशन का जो है नोटिफिकेशन शुरू होने वाला, निर्गत होने वाला है, उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। जो ट्रेनिंग है पोलिंग पर्सनल का, वो भी हम लोगों का अंतिम चरण में है और अगले वीक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड प्रशिक्षण जो है वो हम लोग जब नॉमिनेशन और विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग तिथि निर्धारित करेंगे अगले माह और वो अच्छे से हम लोग सारे कार्मिक की ट्रेनिंग कराएंगे। विधि व्यवस्था को लेकर के भी लगातार हम लोगों की कार्रवाई चल रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। स्वीप की एक्टिविटीज चल रही है ताकि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, तो वो लगातार हम लोग विभिन्न गाँवों में और जो लो VTR वाले खास करके बूथ्स हैं उन बूथ्स पर हम लोग चला रहे हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, लोग अच्छे माहौल में आकर के वोटिंग राइट्स का उपयोग करें और बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव को संपन्न कराएं। यही हम लोगों का प्रयास है और उसी कड़ी में लगातार हम लोग विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 50% बताया सर। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश है कि पूरे जिले के आधे बूथों पर 50% बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी, जिसका फीड जो है यहाँ से लेकर के ECI का जो ऑफिस है दिल्ली में, जो CO ऑफिस है पटना में, वहाँ उसका फीड रहेगा और हम लोग उसकी बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था इस बार पहले कम बूथों पर होती थी, इस बार आधे बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था रहेगी। इसको लेकर के भी आवश्यक तैयारियाँ की जाएगी। जहाँ VVPAT लगा होगा वहीं पे होगा या VVPAT तो सारे बूथ पे रहेगा। आजकल तो BUCU के साथ VVPAT सारे बूथ पे, तो पहले से ही है। नॉमिनेशन के बाद देखा जाता है रोड शो करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए क्या खास निर्देश? देखिए, हम लोगों का सिंगल विंडो जो है सेल वो कार्यरत है। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उस दिन से ही सिंगल विंडो सेल कार्यरत कर दिया गया है। जिला स्तर पर जिला वर्जन पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी हैं और दोनों अनुमंडल के स्तर पर दोनों SDOs को, जो ARO भी हैं दोनों लोकसभा क्षेत्रों के, उनको प्राधिकृत कर दिया गया है। और जो भी आवेदन आ रहे हैं ऑनलाइन डिस्पोजल होना है 48 घंटा पहले मिनिमम जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो या कैंडिडेट हो, उनको आवेदन देना है और उसका ऑनलाइन ही हम लोग डिस्पोजल करते हैं। तो इसकी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और टाइमली जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं या जो नॉमिनेशन भरेंगे उनको हम लोग परमिशन देंगे। MCC लागू है, आचार संहिता का अगर कहीं उल्लंघन का मामला बनता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई भी करते हैं। आपको अभी बताया भी गया है कि 3 FIR भी हम लोगों ने किया है। तो जो परमिशन को लेकर के सिंगल विंडो सेल है वो अच्छे से कार्यरत कर रहा है और अभी कहीं से कोई शिकायत हम लोगों को प्राप्त नहीं। सब पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, पर थर्ड जेंडर की संख्या मार्च से और अभी मात्र 1 महीने में ही कम कैसे हो? नहीं, वो तो जो फाइनल हुआ है रोल हम लोगों का जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो वो आंकड़ा हम लोगों के पास आया। पहले ड्राफ्ट रोल था, फाइनल रोल आ गया है और नाम जोड़ने का जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले तक भी वो सब सारा चीज़ वो चलता रहता है, तो वो चल रहा है। वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर हो, अगर आवेदन देते हैं तो उनका नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके आ रहा है। सर बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में पूरे जिले में जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान है उस पर हम लोग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। माननीय आयोग के जो भी सुरक्षा के मानदंड हैं मतदान स्थल पर और मतदान बूथ पर, उन मानदंडों के अनुरूप जो है पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर जो आर्म्ड फोर्स है वो रहेगी और भरपूर मात्रा में फोर्स रहेगी। इसके अतिरिक्त 4 लेयर पे हम लोगों की रेसिंग पार्टीज़ भी हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में हो, जोनल के साथ में हो, या थाना की रेसिंग पार्टी हो या SGPOs की रेसिंग पार्टीज़ हो, वो भी हैं। इसके अतिरिक्त ज़िले में विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अभी एक चरण पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अधिकांश ग्राम पंचायतों को फ्लैग मार्च या एरिया डोमिनेशन के माध्यम से कवर किया है, जिसमें जो CAPF के बल थे उनके द्वारा जो है फ्लैग मार्च किया गया है, जो पिछले 15 दिनों तक काफ़ी तेज़ी से चला है। निरोधात्मक कार्रवाई भी काफ़ी मात्रा में की गई है, लगभग 11,000 लोगों के ऊपर 107 की कार्रवाई अभी तक की गई है और लगभग 300 लोग हैं जिनके ऊपर CCA की कार्रवाई अभी जारी है।
कितने आर्म्स जब्त किए गए हैं सर, या सब कार्रवाई की गई है? अभी पिछले एक माह के अंदर अभी तक 26 आर्म्स जब्त किए गए हैं और 70 के लगभग गोलियां जब्त की गई हैं। सदर थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री है, इसका भी उद्भेदन किया गया है और दिशा में हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। चुनाव में इस्तेमाल के लिए शराब का जिन्होंने भंडारण किया था, ऐसे कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है सर? जनवरी माह से लेकर अभी तक लगभग 75,000 लीटर शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई और इसमें अभी तक अनुमानतः 600 से अधिक की गिरफ्तारी पिछले 3 माह में की गई है और इसमें हम लोगों का और गहनता से इसमें अभियान चल रहा है, जिसके रिजल्ट आप लोगों को अभी आगे देखने को मिलेंगे। जुलूस का एक अपना एक लाइसेंस का एक तरीका है, जुलूस निकालना चाहते हैं वो अपना थाने में लाइसेंस दें। शांति समिति की बैठक भी थाना स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें उन लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है। तो लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनका अनुपालन करें और वैसी स्थिति में जुलूस निकालें। डीजे पर भी रोक? हाँ, डीजे पर रोक पहले से भी है और इस बार भी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिला परिषद मार्केट स्थित राजद कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा की। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वैशाली को जो मान और सम्मान मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिला। मौके पर उपस्थित राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, बोचहां विधायक अमर पासवान, प्रदेश सचिव सह वैशाली लोकसभा प्रभारी वसीम अहमद मुन्ना सहित तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने मुन्ना शुक्ला को अंग वस्त्र और फूल माला देकर जोरदार स्वागत किया। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वर्तमान सांसद का कहानी खत्म है, अब आगे वह नहीं जीत पाएंगे। वहीं भूमिहार मतदाताओं को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ये भाजपा के साथ थे लेकिन अब नहीं है। उन्होंने कहा कि विजयी होने पर वैशाली का विकास, जनता की सेवा और संविधान की रक्षा करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। माननीय विधायक अमर पासवान जी, पूर्व विधायक मिथिलेश यादव जी, हमारे तमाम कार्यकर्तागण, अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और महागठबंधन के उपस्थित तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हम पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा और वैशाली के लिए सत लगा रहूँगा। ये मैं फिर से कोटि कोटि पार्टी के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? समर्थन बहुत है, समर्थन की कमी नहीं है। वैशाली में बट्टा लगाने का काम उन्होंने किया, वैशाली के सम्मान में बट्टा लगाने का काम किया है, इसलिए उनका अंतिम टर्न है, उनकी बात अब खत्म है। आप जिस समाज से आते हैं वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वैसे में कैसे इस वोट को ट्रांसफर कर पाएंगे? अब तो हम आ ही गए हैं, आप देख लीजिएगा, सब लोग इधर आ जाएगा। एक तरफ बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? अरे मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वो खत्म हो गया। मोदी के कोर वोटर आप ही कह रहे हैं कि हम थे, तब हम लोग इधर आ गए, जब हम लोग इधर आ गए तब इधर ना वोट होगा, तब तो इधर वोट होगा। प्राथमिकता वैशाली का विकास, लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा। वैशाली जनतंत्र की जननी है, वैशाली को जहां पहुंचना चाहिए वैशाली वहां नहीं पहुंच पाया है, हम लोग को वहां पहुंचाना है वैशाली को। वैशाली में मूलभूत सुविधा जो अपर्याप्त है उसको पहुंचाना है। रघुवंश बाबू हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता थे, हम लोग के बीच में थे, आज नहीं रहे, और हम लोग वैशाली में उनके अधूरे कार्य का, अधूरे सपना को पूरा करने का भरसक प्रयास करें। और तमाम यहाँ जो उपस्थित हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, वैशाली तरफ से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। पार्टी कार्यालय में लोगों से इनका परिचय होगा और आज हम लोग तय करेंगे कि पार्लियामेंट का चुनाव जो हम लोग को लड़ना है, किस तरह से और किस ढंग से हम लोग तमाम कंस्टिट्यूंसियों में अपना कार्यक्रम को करेंगे। आज इसी के वास्ते इनको बुलाया गया है। 2 टर्म के सांसद है वहाँ पे, कितना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं है, 2 टर्म के सांसद हैं, उनका कार्यकलाप लोगों ने देखा है, दोनों बार के सांसदों का कार्यकलाप इनका देखा गया है और अभी जहां जा रही हैं वहां उनको प्रतिकार सहने को मिल रहा है और ये हम जान रहे हैं वहां की स्थिति काफ़ी एकतरफा स्थिति होने वाली है और उससे वो काफ़ी घबराए हुए हैं और ऐसा घबराए हुए हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि हम किसको फ़ोन करें और किसको फ़ोन नहीं करें। हमारे जो लोग हैं जो हमारे साथ घूम रहे हैं उनको भी फ़ोन किया जाता है, जब इधर से लोग कहता है कि हम राजद वाले हैं
इत्तफाक से फ़ोन काट दिया जाता है। इससे साफ हताश और निराश की जानकारी मिल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।